हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? चलिए प्यारे बच्चों, हमने इनकम टैक्स की एक सीरीज़ शुरू की है। इनकम टैक्स शब्द को मैंने बता दिया था कि आयकर होता क्या है। आयकर का इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ ये भी मैंने बता दिया था कि इंडिया में इनकम टैक्स आया कब, और इनकम टैक्स शब्द क्या है वो मैंने बता दिया था। आज से सही मायनों में इनकम टैक्स की शुरुआत होती है। ठीक बच्चों, अभी तक तो जैसे हम लोगों के दिमाग में कुछ बातें चलती हैं कि हाँ मुझे ये पता है और मुझे वो सामने वाले को समझाना होता है। तो जब दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से हो तब बेहतर चीज़ें निकल के सामने आएंगी। इसलिए मैंने पिछले वीडियोज़ में आयकर एक परिचय दिया कि आप इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा जानिए, तब रूल एंड रेगुलेशन समझाने में कुछ अपना मज़ा है। ठीक, पिछले 14 वर्षों से मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको इनकम टैक्स में एक पैसे की, नॉट ए सिंगल डिजिट, मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपको हर एक अक्षर याद करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस होगा। आप बेहतर तरीके से पढ़िए। आप सिर्फ अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़े रहिए। अभी आप बीकॉम में हो, आगे आप CA, ICA, ICWA मतलब कुछ भी आप करिए, जहाँ भी आपको इनकम टैक्स मिले, इनकम टैक्स इससे बेहतर आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस होगा। और आप मुझे ज़रूर याद करिएगा और उस टाइम भी आपके पास ये YouTube सोर्स होगा। चलते हैं बच्चों। और वैसे भी इनकम टैक्स पढ़ने वाले के लिए भी नया होता है, पढ़ाने वाले के लिए भी नया होता है। हर साल हर चीज़ें बदलती हैं। हम आपको एकदम जादुई तरीके से इनकम टैक्स पढ़ाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये आपके दिमाग में बातें गलत फीड कही गई हैं कि इनकम टैक्स बहुत कठिन होता, कुछ नहीं है, एकदम सरल है। सबसे सरल सब्जेक्ट इनकम टैक्स में मानता हूँ, बस केवल आप रेगुलर हो जाइए। तो देखिए बच्चों, इनकम टैक्स की डेफिनीशन आज मैं पढ़ाना चाहूँगा और यहीं से इनकम टैक्स की शुरुआत होती है। चलिए बच्चों, और मैंने कहा था इनकम टैक्स में एक कॉमन डेफिनीशन है कि शब्द की कोई डेफिनीशन नहीं। हम इनकम टैक्स में कुछ भी पढ़ना चाहेंगे, कुछ भी, किसी की कोई डेफिनीशन नहीं, लेकिन डेफिनीशन सबकी बनाई गई हैं। डेफिनीशन सबकी बनाई गई हैं और उन डेफिनीशन को हमें यहाँ जानना है। तो इनकम टैक्स की अपनी कोई डेफिनीशन नहीं है, ये किसी बुक में आपको डेफिनीशन नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स की जो आगे चल के आपको विशेषताएं मिलेंगी, स्पेशलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर हमने उसकी क्या बना दी, एक डेफिनीशन बना दी। ठीक, बाकी इनकम टैक्स की अपनी कोई डेफिनीशन नहीं है। कारण इनकम टैक्स इनकम पर चार्ज होता है। मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आय पर लगने वाला कर, ए टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन इनकम इज कॉल्ड इनकम टैक्स। तो जब इनकम की ही डेफिनीशन नहीं है तो इनकम टैक्स की डेफिनीशन कैसे आ सकती है? इसलिए इनकम टैक्स की कोई डेफिनीशन नहीं है, हमने बना दिया है। क्या? आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट ईयरली टैक्स। ठीक, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा, which is paid by person, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित, earned in previous year, गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त, आइदर रिसीव्ड, शुद्ध कर योग्य आय पर, इन नेट टैक्सेबल इनकम, शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में, इन असेसमेंट ईयर, आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके, फिक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। ठीक, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान देना, जब कभी इतनी चीज़ें आपने समझा कि आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा
गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके केंद्रीय सरकार वसूल करती है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन करना चाहूँगा। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय, ठीक, चालू कर निर्धारण वर्ष में आयकर की निर्धारित दर से गणना करके केंद्रीय सरकार द्वारा। प्यारे बच्चों, ये जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की, ये सब इसकी स्पेशलाइजेशन है, विशेषता है, और हम एक एक विशेषता जानेंगे। ठीक, एक एक वर्ड पे आते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा, इनकम टैक्स शब्द की कोई डेफिनेशन नहीं है, बनाई गई विशेषताओं को मिला के। आइए चलते हैं, और ये सब अपने अपने रूल हैं और सब छोटे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। ध्यान देना, आयकर सिर्फ इतना, तो आयकर आय पर लगने वाला कर। आयकर दो शब्दों से मिलकर बना है, आय और कर। एक ऐसा कर जो आय पे लगता है, मतलब ऐसा कर जो हमारी कमाई पर चार्ज होगा। पहले हम पैसे अर्न करेंगे, रिसीव करेंगे। ध्यान देना, अर्न और रिसीव दोनों में अंतर है बच्चों। अर्न उसे कहते हैं जो हमने कमाया, और रिसीव उसे कहते हैं जो हमने पाया। इनकम टैक्स बोथ पर चार्ज होता है, कमाई और प्राप्ति दोनों पे लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आयकर आय पर लगने वाला कर है। जैसे ही आपसे ये सेंटेंस मिला, आयकर, ध्यान देना बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछता रहूँगा और उसके जवाब आपके दिमाग में बन जाने चाहिए। अगर आपके दिमाग में वो जवाब बने तो समझो आप इनकम टैक्स सही पढ़ रहे हो, और अगर नहीं बने तो मतलब आप कहीं दिक्कत कर रहे हो। और यकीन मानिए, आप मुझसे 10 क्वेश्चन करिए, मैं आपको 11 जवाब दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप इनकम टैक्स में मुझसे क्वेश्चन करिए, आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आएँ या मेरे व्हाट्सएप पे आएँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9984358237, और आपको बेहतर जवाब मिलेगा। आते हैं बच्चों, भैया, इनकम टैक्स, आयकर, आय पर लगने वाला कर। तुरंत आपके बात दिमाग में आई कि आय पर लगने वाला कर। मान लिया कि एक ऐसा टैक्स है जो इनकम पर चार्ज होगा। तो जब इनकम पर टैक्स चार्ज होगा तो किस प्रकार का टैक्स होगा? टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या ये ऐसा टैक्स होगा कि जिसके ऊपर लगेगा वो इसको अवॉइड कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है? शिफ्टिंग का मतलब बता चुका हूँ बच्चों। शिफ्टिंग का मतलब होता है जिसके ऊपर लगा वो उसको छोड़ सके, किसी दूसरे के लिए टाल सके। अवॉइड का मतलब है नहीं देंगे यार, चलो छोड़ो। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐसा टैक्स होता है जिसके ऊपर लगा उसको ही चुकाना होगा, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और एक ऐसा टैक्स होगा जिसके ऊपर लगेगा उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अभी इस शब्द को आप यहाँ से हटा लीजिए, समझिए ये शब्द यहाँ नहीं दिया। तो अब आप ऐसे पढ़िए, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। अब क्या ये लाइन आपके दिमाग में बनी? मतलब आयकर आय पर लगने वाला कर है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगेगा इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज द सेम पर्सन। मतलब जब कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर होगा, मतलब ये जिसके ऊपर लगेगा उसके द्वारा ही भुगतान करना होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक बच्चों, आयकर एक प्रत्यक्ष कर होगा क्योंकि जिसके ऊपर लगेगा उसको ही चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ बच्चों हम वार्षिक शब्द अब जोड़ देते हैं, ईयरली। प्यारे बच्चों, ये अंडररेटेड वर्ड है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है जो हम इसे डिस्क्राइब नहीं करते।
मैं आपको इसे डिस्क्राइब करके बताता हूँ। ईयरली शब्द का मतलब क्या होता है? वार्षिक। जनरली इनकम टैक्स का जो संबंध होता है वो 2 वर्षों से होता है। इनकम टैक्स का जो संबंध होता है वो 2 वर्षों से होता है। एक वर्ष जो वर्तमान में चल रहा होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, जैसे अभी करंट में क्या चल रहा है। और इनकम टैक्स में जहाँ कहीं वर्ष की बात की जाती है बच्चों, वर्ष 2 तरीके से होते हैं। वर्ष 2 तरीके से होते हैं। एक कैलेंडर ईयर होता है, तो कैलेंडर ईयर आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर कहते हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन प्यारे बच्चों, पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ एक जगह कैलेंडर ईयर की बात की गई है, सिर्फ एक जगह, सैलरी रिलेशन में। बाकी कहीं भी इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर का जिक्र ही नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स में कहीं वर्ष लिखा मिले तो आप उसे समझ जाइएगा वो फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। आप इतना मान के चलिए कि आपके दिमाग में अगर इनकम टैक्स में कहीं भी ईयर दिखा तो आप उसे अप्रैल से मार्च ही कहेंगे। याद रहे। अब आप एक तो कॉमर्शियल स्टूडेंट, ऊपर से इतने अच्छे, तो आप कतई ये मत सोचिएगा कि ईयर जनवरी टू दिसंबर होगा। अब आपके दिमाग में ये बस जाए कि ईयर जो होगा वो अप्रैल टू मार्च होगा। तो आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। एनुअल टैक्स कैसे? जैसे आप इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हो, बिजली, जब आप बिजली इस्तेमाल करते हो तो बिजली का बिल चुकाते हो। तो आप 1 महीने बिजली चलाएं, जब 1 महीना बीत गया, नेक्स्ट मंथ में आए, नेक्स्ट मंथ में आप बिल देंगे। लेकिन वो जब नेक्स्ट मंथ में आप बिल देंगे वो किस मंथ का होगा? इस मंथ का होगा। ठीक। अब चूंकि ये तो उसी साल में दोनों महीने हैं इसलिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन इनकम टैक्स में जनरली क्या होगा, हम पूरा 1 साल मेहनत करेंगे। कब से कब तक? अप्रैल से मार्च तक हमने मेहनत की। अब जिस दिन 31 मार्च मिला उस दिन हमारा वर्ष समाप्त हुआ। अब भैया समय है, बड़ा बलवान होता है भाई, हम इसको रोक नहीं सकते कि भैया रुक जाओ, पहले टैक्स दूंगा तब तुम चलना। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक। अब भैया समय का पहिया तो आगे बढ़ ही जाएगा। जब समय का पहिया आगे बढ़ जाएगा तो हम अगले साल 1 अप्रैल पे आ गए। जब अगले साल 1 अप्रैल पे आ गए तो यही बातें जुड़ जाती हैं 2 वर्षों से। मैंने भी कहा इनकम टैक्स कितने वर्षों से संबंध रखेगा? 2 वर्षों से। अब हम पैसा कमाए थे यहाँ कमाया इस अप्रैल से मार्च में, लेकिन हम टैक्स देंगे यहाँ इस अप्रैल से मार्च में। यहीं दे लें। अगर हम यहीं दे लेते हैं, 31 मार्च के पहले ही दे लेते हैं, तो क्या ये वार्षिक होगा? एनुअल तो उसे कहते हैं 1 वर्ष के बीत जाने के बाद, तभी वो वार्षिक है। और इट्स ए एनुअल टैक्स। अगर ये एनुअल टैक्स है तो डेफिनेट है कि वर्ष के बीत जाने के बाद ही चार्ज होगा। कंफर्म। और आपने जाना कि समय तो भैया रोका नहीं जा सकता। तो जैसे 1 वर्ष चल रहा था, अप्रैल से मार्च तक हम पैसा कमाते गए। जब 31 मार्च आया, क्लोजिंग हुआ, उसके बाद जब रात में 12 बजे 1 अप्रैल लग जाएगा, तो जब 1 अप्रैल लगेगा तब हम टैक्स देंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर में। तो जब हम नेक्स्ट ईयर में होते हैं तो इस समय हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स का असेसमेंट इस समय होता है, इसलिए इसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो याद रखना बच्चों, जो प्रेजेंट में चल रहा होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, कर निर्धारण वर्ष होता है। जैसे इस समय आपसे जब भी इनकम टैक्स पूछा जाए कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर, तो आप क्या बताइएगा? प्रेजेंट में जो चल रहा हो। जैसे आज डेट क्या है, तो आज जो डेट है हम अभी अगस्त महीने में हैं, और वर्ष की शुरुआत कब से होनी है? अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2020 से हम शुरू कर चुके हैं, वर्ष शुरू कर चुके हैं, और 31 मार्च 2021 को ये वर्ष समाप्त होगा। 31 मार्च 2021 को ये वर्ष समाप्त होगा। ये असेसमेंट ईयर है, टैक्स इसमें ही लगेगा जो चल रहा है। और जो पीछे बीत चुका है वो क्या है? वो प्रीवियस ईयर है। तो जनरली इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स होता है। क्यों?
क्योंकि हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पैसा कमाना शुरू करते हैं। जब ये 1 वर्ष बीत जाते हैं, जब हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं, तो उस नेक्स्ट ईयर में हम पिछले साल जो कमाए होते हैं उस पर टैक्स देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ईयरली टैक्स कहा जाता है, एक वार्षिक कर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? फिर जान लीजिए, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है उसको ही चुकाना पड़ता है, उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति पे नहीं कर सकता। इनकम टैक्स इज़ ए एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स क्यों हुआ? क्योंकि जनरली हम जिस वर्ष इनकम कमाएंगे उस वर्ष पैसे नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। टैक्स कब दिया जा सकता है? क्या पास्ट में जाकर कोई टैक्स दे सकता है? चलो हम कहते हैं आज हम 2020 में हैं, हम 2015 का टैक्स देंगे, तो 2015 में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम कहेंगे चलो ठीक है हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे, तो वो भी गलत होता है। इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगा उसको ही देना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं हम नेक्स्ट ईयर हो या ना हो। तो इनकम टैक्स प्रेजेंट का मतलब होता है। तो यहाँ पे ये देखा गया, हम 1 अप्रैल से, जैसे पिछला साल अब क्या था, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को जितना भी हमने कमाया, उस कमाई पर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में टैक्स लगेगा। अब एक बात और ध्यान देना बच्चों, क्या अब आप रुक गए, कमाना बंद कर दिया कि नहीं अब नहीं कमाएंगे, पीछे वाले टैक्स दे देंगे तब कमाएंगे? ऐसा तो नहीं है, आप आगे बढ़ोगे ना। तो इस साल की कमाई पर इस साल टैक्स दे रहे हो, अब इस साल जो कमाओगे उस पर अगले साल टैक्स दोगे। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में टैक्स देंगे। तो मतलब जिस साल पैसा आप कमाते हो उस साल टैक्स ना देकर उसके अगले साल टैक्स देते हो। तो जिस साल आप पैसा कमाते हो वो प्रीवियस ईयर होता है, ये असेसमेंट ईयर बना। तो जो प्रेजेंट में चल रहा होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, और ये हमेशा बदलते रहेंगे। अगली साल ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा और ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक, चीज़ें बदलती जाएंगी और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इनकम टैक्स इज़ ए ईयरली टैक्स। ईयरली टैक्स क्यों कहा गया? जिस वर्ष कमाते हैं उस वर्ष टैक्स ना देकर उसके अगले वर्ष में टैक्स देते हैं 1 साल के बीत जाने के बाद। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वार्षिक कर कहा जाता है। कौन देगा? व्यक्ति देगा भाई। टैक्स पेमेंट किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्ति के द्वारा। अब एक प्रॉब्लम और, इन सबकी डेफिनीशन है, जैसे मैंने असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बताया, सबकी डेफिनीशन है। आज सिर्फ आप इनकम टैक्स की डेफिनीशन पढ़े हो, वर्ड समझिए, सबकी डेफिनीशन हम समझाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये लेसन खुद 20 नंबर में आता है बच्चों, ये मान के चलिए। और पूरा इनकम टैक्स आप तकरीबन 21 पाठ पढ़िए, हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स की यही खूबी है, आप डे बाय डे हर चीज़ लर्न करते जाइए, जोड़ते जाइए, तभी इनकम टैक्स क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, आगे आता है व्यक्ति द्वारा कहा गया, यहाँ तक क्लियर हुआ? आयकर, आय पर लगने वाला कर, एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। इनकम टैक्स इज ए एनुअल डायरेक्ट टैक्स। तो आयकर जिसके ऊपर लगता है उसके द्वारा ही चुकाया जाता है, और आयकर एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एनुअल टैक्स होता है, ये आप जान लिए। लेकिन कौन पे करेगा? व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा। व्यक्ति कौन होगा? पर्सन। जैसे पहचान जानते हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति पहचाने गए। कौन? मतलब इस ब्रह्मांड ने, इस वर्ल्ड ने व्यक्तियों की पहचान 2 रूपों में की, मेल या फीमेल। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक, मतलब व्यक्तियों की पहचान 2 रूपों में हुई, पर्सन की। वैसे ही हम अगर अकाउंट्स की दुनिया में आए तो वहाँ जब हमने खाता पढ़ा तो 3 पहचान बनाई, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे ही इनकम टैक्स की दुनिया में व्यक्ति को कितने नाम से जाना गया? 8। कितने नाम से जाना गया? 8। कौन कौन? कहा गया है ये पर्सन। इनकम टैक्स कौन पे करेगा? पर्सन, विच इज पेड बाय पर्सन। लेकिन ये पर्सन है कौन? तो यहाँ पर्सन में 8 लोग आते हैं।
इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, जैसे मैं और आप एक व्यक्ति हैं और हम टैक्स चुकाते हैं। अगर हम टैक्स चुकाते हैं तो हम पर्सन में आते हैं, लेकिन पर्सन पूरी एक हेडिंग है जो इन 8 को मिला के बनता है, जो हम बता रहे हैं आपको, उसका एक हिस्सा हम हैं इंडिविजुअल। फर्म भी कंपनी है, फर्म और कंपनी ये सब पर्सन में गिने जाते हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। कौन कौन? एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था और स्थानीय सत्ता लोकेलिटी, ये सब के द्वारा टैक्स दिया जाता है और ये व्यक्ति होते हैं। ठीक, तो ये पूरी लाइन समझ में आई। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा। कब दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, ये जान लेते हैं। क्यों दिया जाएगा तो मैंने पहले ही कहा, अब जवाब जानिए। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट ईयरली टैक्स। कौन पे करेगा? एक व्यक्ति देगा। क्यों देगा? तो जो पिछले साल हमने पैसे कमाए, पिछले साल, ध्यान देना, वर्ष, मैंने कहा वर्ष जहां लगा हो, फाइनेंशियल ईयर, और आज हम कमा रहे हैं तो आज हम टैक्स देंगे नहीं, क्योंकि ईयरली है। तो आज जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स हम नेक्स्ट ईयर देंगे, आज जो हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स नेक्स्ट ईयर देंगे। लेकिन आज भी तो हम किसी पर टैक्स देंगे तो वो पिछले साल जो कमाया होगा उसके लिए टैक्स देंगे। ठीक बच्चों, वही मैंने कहा। तो जो गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त, पिछले साल, प्रेजेंट में जिस जगह हम खड़े होंगे, जिस डेट पे हम खड़े होंगे, उसके पिछले साल, पिछले साल मतलब अप्रैल से 31 मार्च, उसके पिछले साल जितना हमने अर्न किया होगा, अर्न मतलब कमाया है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, और जितना हमने रिसीव किया है, दोनों पर लगता है। ठीक बच्चों, तो आयकर होता क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, वार्षिक कर है। कौन चुकाता है? एक व्यक्ति देता है। किस पर देता है? जो गत वर्ष में उसने पैसा कमाया होता है, प्रीवियस ईयर में जितना अर्न हो या रिसीव हो, उस पर देता है। ठीक, और एक बात, जनरली एक सोच बनती है बच्चों की, भाई हमारे पास 15 लाख रुपए हैं, क्या हम उस पर टैक्स देंगे? नहीं। मुद्दा यह है कि हम उस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितना कमाएंगे उस पर टैक्स देंगे। ठीक, आपने पहले से रखे हैं, उस पर पहले लगा होगा, वो अलग बात। जैसे इस साल आप 15 लाख रुपए कमाए, आपने टैक्स दिया, मान लो 2 लाख रुपए टैक्स निकल गए, 13 लाख बचे। अब वो 13 लाख रुपए आप रख लीजिए। अगली साल आप सोचें कि फिर 15 लाख कमाया तो अब 28 लाख हो गए, उस पर टैक्स देंगे? नहीं, वो 13 सेफ हो गए। एक बार जिस पर कर लग जाता है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। याद रखना बच्चों, एक बार जिस पर टैक्स लग जाता है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। हाँ, वो 13 लाख रुपए जो आपके बचे हैं, अगर आप उसको बैंक में जमा करते हो, उससे आपको अर्निंग होती है, तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी उस पर आप टैक्स दोगे, उस 13 लाख पर टैक्स नहीं दोगे। ठीक, तो जितना हम पिछले साल कमाते हैं, कब से? ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। ठीक, किस पर देंगे? क्या जितना कमाया सब पर दे दिया? जैसे मैं अपनी बात करूं, प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात करूं तो मैं दिग्विजय सिंह एक 100% डिसेबल पर्सन हूं, विकलांग व्यक्ति हूं। तो मेरे लिए धारा 80D लागू होगी। अभी आप पढ़ेंगे 80C से लेकर 80U तक धारा 80D लागू होती है, और आगे आपको हम पढ़ाएंगे। तो धारा 80D का फंडा ये है कि जो व्यक्ति फुल डिसेबल है वो जितना कमाएगा उस पर 1,50,000 रुपये उसको छूट मिल जाएगी। जैसे मैं अगर 10 लाख रुपए साल भर में कमाऊं तो 10 लाख में से 1,50,000 रुपये की मुझे छूट मिलेगी। धारा 80C से 80U के बीच में 80D आती है उसके लिए। और मेरी वो छूट अब 10 लाख में से 1,50,000 घट गई, बचेंगे कितने रुपए? 8,50,000। उस पर मैं टैक्स दूंगा। तो इनकम टैक्स के लिए पहले 5 हेड होंगे। 5 हेड कौन कौन से?
सैलरी से जितना कमाया जाए, हाउस प्रॉपर्टी से जितना कमाया जाए, बिजनेस और प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से। पहले सब हेड की टोटल इनकम जोड़ लेते हैं, सारे हेड की पहले इनकम निकाल लेंगे। जब सारे हेड की इनकम आ जाएगी वो ग्रास टोटल इनकम होगी। जब ग्रास टोटल इनकम आ जाएगी तो सेक्शन 80C टू 80U के बीच में हमें डिडक्शन मिलती हैं, और उस डिडक्शन को देने के बाद जो शेष बचता है वो नेट टैक्सेबल इनकम होता है या टोटल इनकम कहा जाता है, और उस टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज होता है। ऐसा कतई नहीं है कि जितना कमाया सब पे कर दे दिया, ठीक। तो जितनी इनकम टैक्सेबल होगी और सेक्शन 80C टू 80U के डिडक्शन देने के बाद बचेगी, उस पर ही टैक्स लगेगा, बाकी किसी पर टैक्स नहीं लगता। ये सब पूरा लेसन है जो आप पढ़ेंगे। अब पूरा इतना पढ़ लेते हैं। क्या क्या आपने जान लिया? आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक क्यों है, आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? इनकम टैक्स इज़ ए डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज़ ए ईयरली टैक्स। ईयरली क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जिस वर्ष कमाते हैं उस वर्ष टैक्स ना देकर उसके अगले ईयर में टैक्स देते हैं। भाई समय है, चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे जाएंगे तो पीछे जितना कमाया होगा उस पर पैसा देंगे, टैक्स देंगे। तो पीछे कमाने की वजह से जब टैक्स दे रहे हैं और आगे देंगे, तो इसीलिए दो वर्ष से ये संबंध रखता है। तो इनकम टैक्स इज ए ईयरली टैक्स। कौन पे करेगा? व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा। व्यक्ति कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। और व्यक्ति कब देगा? पिछले वर्ष जितना कमाया होगा, गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त जितना पाया होगा, ध्यान देना, पिछले वर्ष में जिस जगह पे जिस दिन हम खड़े हैं उसके ठीक पिछले साल में हमने जितना कमाया होगा उस पर हम टैक्स देंगे। मैंने यहाँ बार बार शब्द कहा अर्न और रिसीव्ड। अर्न वो होता है जितना हमने कमाया, रिसीव वो होता है हमने जितना पाया, दोनों पे लगता है। और ऐसा नहीं है कि अर्न या रिसीव पूरे पे लग जाएगा, उस पर जो टैक्सेबल होगा वो उसी पे टैक्स लगेगा। आप अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ आय ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जैसे एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर एग्रीकल्चर से कमाया है तो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन उसका भी टैक्सेशन अलग तरीके से होता है, हम सिखाएंगे। तो शुद्ध कर योग्य आय पर, नेट टैक्सेबल इनकम पर लगता है। नेट टैक्सेबल इनकम क्या हुई? पहले 5 हेड की इनकम जोड़ लेंगे, वेतन, मकान, व्यवसाय या पेशा, पूंजी लाभ, अन्य साधन। 5 शीर्षक जब जोड़ लेंगे, 5 शीर्षक जोड़ के जितना बना वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। फिर धारा 80C से 80U तक की छूट घटेगी। छूट घट जाने के बाद जो शेष बचेगा वो नेट टैक्सेबल इनकम होगी, और उस नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? उसके लिए आयकर की स्लैब का निर्धारण किया गया, जो आप हमारे अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आयकर की स्लैब के आधार पर टैक्स चार्ज होता है। बेसिकली स्लैब यह है कि 2,50,000 तक कर नहीं लगता। 2,50,000 को एग्जेम्पशन लिमिट कहा गया। उस अगर किसी व्यक्ति की आय, अब आप ये सोचें कि यार हम तो टैक्स नहीं देते, पिताजी दें तो टैक्स नहीं दिया, तो मतलब यह है कि उनकी इनकम 2,50,000 रुपये एनुअल नहीं है, इसलिए उन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो 2,50,000 रुपये से अगर कम कमाते हैं तो टैक्स नहीं देंगे। मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा, आप 2,50,000 नहीं 2.5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक बच्चों? तो टैक्स तो देना ही है यार, बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि 2,50,000 रुपये से कम जिसकी इनकम होगी वो टैक्स नहीं देता, क्योंकि ये एग्जेम्पशन लिमिट है। टैक्स उसी के द्वारा दिया जाएगा जिसकी आय 2,50,000 से ज़्यादा हो, नेट टैक्सेबल इनकम, वही टैक्स देगा। स्लैब के अकॉर्डिंग देगा, वो स्लैब हम सिखाएंगे। तो कितना दिया जाएगा? चालू कर निर्धारण वर्ष में दिया जाएगा। जो वर्तमान में वर्ष चल रहा होता है उसी वर्ष में कर दिया जाता है। मैंने कहा ना, पिछले साल हमने जितना कमाया था उस पर हम टैक्स देंगे। कब देंगे? प्रेजेंट में देंगे। और जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। उसे क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स जब भी आप देखेंगे, इनकम टैक्स का जो कुछ आप देखेंगे उस पे आपको ज़रूर मिलेगा असेसमेंट ईयर। ठीक? असेसमेंट ईयर, तो प्रेजेंट में असेसमेंट ईयर क्या है? 2020 से 2021 ये चल रहा है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अगर ये असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019 से 2020।
20। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध कर योग्य आय पर दिया जाता है, और कब दिया जाता है? चालू कर निर्धारण वर्ष में दिया जाता है, करंट असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। और करंट असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? वर्तमान में जो वर्ष चल रहा होता है उसे ही असेसमेंट ईयर कहते हैं। और कितना दिया जाता है? तो इनकम टैक्स की जो स्लैब सिस्टम है, स्लैब के अकॉर्डिंग जितना भी आप टैक्स के लिए लायबल होंगे उतना आप चुकाएंगे। तो आयकर की निर्धारित दर से गणना करके देते हैं। मैंने बार बार बताया, हम आपको स्लैब सिखाएंगे। ठीक, आयकर की निर्धारित दर से गणना करके दिया जाएगा। ठीक, स्लैब कितना? 2,50,000 तक नहीं देते, जिसे एग्जेम्पशन लिमिट कहते हैं। 2,50,000 के बाद 2.5 लाख तक 5% देते हैं एक्सेस इनकम पर। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक हम 20% देते हैं एक्सेस इनकम पर। 10 लाख से ऊपर एक्सेस इनकम पर हम 30% देते हैं। फिर सरचार्ज आदि का रूल आता है जो आप आगे सीखेंगे विशेषताओं में। तो आप इतना जानिए कि आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो इनकम टैक्स हमेशा किसके द्वारा वसूल किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाएगा। इसीलिए इसे सेंट्रल टैक्स भी कहा जाता है। इनकम टैक्स इज ए ईयरली टैक्स, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स इज ए सेंट्रल टैक्स। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है, विच इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें जान ली तो पूरी परिभाषा एक रिमाइंडर के तौर पर, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में आयकर की निश्चित दरों से गणना करके केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में आप आयकर की विशेषता पढ़ेंगे। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर बेहतर लग रहे हैं तो आप हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने आएँ और मजबूती के साथ अपनी बात रखें। और यकीन मानिए, हम आपको एकदम निराश नहीं होने देंगे कि आप इस एकेडमिक ईयर में कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस कोरोना स्थिति में हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पास ऑफलाइन पढ़ाई का कोई ज़रिया नहीं है। यकीन मानिए, ऑफलाइन से बेहतर मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस होगा। आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड में पढ़ाऊंगा। आपको कहीं किसी बात की टेंशन नहीं होगी। आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। और इनकम टैक्स की चिंता तो छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स से ज़्यादा आपने अपने जीवन में सरल सब्जेक्ट कोई नहीं देखा होगा। मैं इसको इतना सरल बना दूंगा। ठीक, आपका ये YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपकी कॉमर्स पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए 9984358237। ऑल सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम, ठीक, या आप कह लीजिए ऑल सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, कल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलना।